नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन है आपका आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो साथियों, उत्तराखंड पुलिस की भर्ती फिलहाल हमारे यहाँ चल रही है, जिसका फिजिकल हो रहा है। उसके बाद आपका मई में लोअर पीसेस का एग्ज़ाम है और लेक्चरर की जो स्क्रीनिंग परीक्षा है वो भी आपके अप्रैल माह में है। तो इन सभी को देखते हुए हमने अपने उत्तराखंड के चैनल पे ये सीरीज चला रखी है, जो एक तरीके से रात के 9 बजे आपको देखने को मिलेगी, जिसमें टोटल मैं 60 क्वेश्चन आपको 40 क्वेश्चन कराता हूँ और लगभग 40-45 क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा बता के चलता हूँ। साथ ही साथ जो बच्चे उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने अपनी एक वीडियो भी जारी की है कि आपको किस किस तरीके से तैयारी करनी है, किन किन बुकों को पढ़ना है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाली है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। चलिएगा, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि ये जो मैं आपको वीडियो कराता हूँ और इसका जो प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट प्लस इससे संबंधित जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो सारे ही मैं उसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूं। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आप वहां से ना जा पाए तो आप टेलीग्राम पे सीधा सर्च कर देंगे केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड, तब भी आप हमारे उस चैनल पे पहुंच जाएंगे। तो वो जरूर कीजिएगा, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। चलिएगा, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में कामेट शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो देखिएगा, अगर मैं कामेट शिखर की बात करूं तो राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी टोटल जो ऊंचाई है वो 77-56 मीटर है और कामेट आपका चमोली में पड़ता है। इसके बाद 78-17 मीटर आपकी नंदा देवी पश्चिमी की ऊंचाई है। नंदा देवी पश्चिमी आपका चमोली में है और ये राज्य का सबसे ऊंचा शिखर है। उसके बाद 71-38 मीटर जो है ये आपकी चौखंबा शिखर की ऊंचाई है और ये भी चमोली में। तो कुल मिलाकर आपके तीनों ये जो पर्वत शिखर है चमोली में है। सबसे ऊंचा इसमें है नंदा देवी पश्चिमी 78-17, लेकिन यहाँ कामेट की ऊंचाई पूछिए तो जो है 77-56। अगला प्रश्न है हमारा, अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित है। तो आपने देखिएगा कि वंश पढ़ा होगा जिसे उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक वंश होने का गौरव भी प्राप्त है, जिसका नाम है कुलिंद राजवंश। कुलिंद राजवंश की जो मुद्राएं थी वो 3 प्रकार की होती थी। एक प्रकार की मुद्रा थी अमोघभूति प्रकार की मुद्रा, क्योंकि इस वंश का सबसे प्रतापी राजा अमोघभूति था तो उसके नाम पे स्टार्ट की थी। एक थी अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा और एक थी छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा, क्योंकि छत्रेश्वर कहा जाता है इनके एक प्रमुख देवता थे कुड़िंदों के। तो 3 प्रकार की मुद्राएं थी, अमोघभूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार और छत्रेश्वर प्रकार की। उसके बाद हम बात करें कुड़िंद राजवंश के बारे में। तो एक क्वेश्चन और आपको बताना चाहता हूँ, इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? अमोघभूति था। अगला प्रश्न है, देखिएगा ये जो हमारी वीडियो होती है इसमें कुछ क्वेश्चन मैं हार्ड लेवल के रखता हूँ और कुछ नॉर्मल रखता हूँ, जिससे जो नए पुराने स्टूडेंट हैं सभी के लिए प्रैक्टिस सेट अच्छे तरीके से बने। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो देखिएगा, सबसे कम वन जो है हमारे वो उधम सिंह नगर जिले में पड़ते हैं। सबसे कम वन वाला आ जाए या सबसे कम वन प्रतिशत वाला भी आ जाए तो दोनों में ही आपका उधम सिंह नगर आ जाएगा। सर्वाधिक वन की मैं बात करता हूँ तो पौड़ी गढ़वाल में आते हैं। सर्वाधिक प्रतिशत में वन की बात करता हूँ तो नैनीताल में आते हैं। सबसे अधिक मध्यम वन या खुले वन पौड़ी में आते हैं। सबसे अधिक या अति सघन वन कहाँ पे आते हैं? आपके नैनीताल में आते हैं। सर्वाधिक झाड़ी आपकी टिहरी गढ़वाल में आती है। अगला प्रश्न है हमारा, बिरथी जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो बच्चे बिरथी जलप्रपात आपके पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। आपके लिए क्वेश्चन है, बिरथी जलप्रपात की ऊंचाई कितने मीटर है? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उत्तराखंड में कौन सा एक प्रकार या वन का प्रकार नहीं है? तो बच्चों जो 3 प्रकार है, अल्पाइन, कोरदानी, शीतोष्ण, ये तीनों उत्तराखंड में वन के प्रकार हैं, लेकिन उष्ण सदाबहार उत्तराखंड में वनों का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो देखिएगा, सूर्य मंदिर के अभी मैंने शाम के समय टेलीग्राम ग्रुप पे कम से कम 10-12 सूर्य मंदिर कि मैंने एक पेज वहाँ पे अपलोड किया था। आपको पता है मेन हमारा जो है वो कटारमल का सूर्य मंदिर है अल्मोड़ा, लेकिन बहुत सारे सूर्य मंदिर हैं, उनकी सबकी मैंने PDF अपलोड की है। तो पलेठी के सूर्य मंदिर की हम बात कर रहे हैं तो पलेठी का सूर्य मंदिर बच्चों हिंडोला खाल में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस जिले में देवभूमि मोम संग्रहालय स्थित है? तो देवभूमि मोम संग्रहालय हमारा देहरादून जिले में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही है। देहरादून की मैं बात करता हूँ तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला देहरादून है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भी आपका देहरादून है। उसके बाद अगर हम बात करें तो
देहरादून राज्य की शीतकालीन राजधानी है। शीतकालीन राजधानी। ग्रीष्मकालीन राजधानी हमारी गैरसैंण चमोली में है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों ये हमारी उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस त्योहार के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और पत्थर फेंकने की प्रथा को फूल और फलों को फेंकने में बदल दिया? देखिएगा, चंपावत के देवीधुरा में एक मेला लगता है, देवीधुरा मेला या देवीधुरा उत्सव के नाम से उसको जानते हैं। तो इसमें कहा जाता है, इसमें दो अलग अलग गांव होते हैं और इन दोनों गांवों के मध्य आपस में एक तरीके से एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंका करते थे। पत्थर जब फेंकते थे तो एक दूसरे के वो लगते थे, तो उससे बहुत व्यक्ति घायल होते थे। फिर हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और अब ये रूल बना दिया है कि अगर ऐसा कोई भी युद्ध होगा तो उसमें पत्थर ना फेंक के फल और फूल जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर फेंके जाएंगे। तो ये देवीधुरा उत्सव से संबंधित है। चंपावत में आपके मेनली ये चलता है। 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये भी एलटी के एग्जाम में भी क्वेश्चन बना था और ये वीडियो के एग्जाम में भी बना था, तो इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन भी मैं बीच बीच में कराता रहता हूँ। 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो बच्चों ये किया था आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, तरुण कुमाऊं। तरुण कुमार। यहाँ से कई तरीके से क्वेश्चन बनता है। देखिएगा क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है। पहला क्वेश्चन सीधा बन जाता है कि तरुण कुमाऊं पत्र का जो प्रकाशन किया था वो किसने किया था? बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने। एक बार आता है इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1922 में हुआ था। एक बार ऐसे भी आया था कि युवा तुर्क समाचार पत्र के तर्ज पे किसने तरुण कुमार पत्र का प्रकाशन किया? तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। तो घुमा फिरा के आपको अगर सारी नॉलेज याद है तो आप इसको करके आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना देखिए बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी इंपॉर्टेंट है, तो मैं थोड़ा इनसे कुछ क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। देखिए बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी की हम बात करते हैं तो 14 अक्टूबर 1885 को बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी का जन्म हुआ था। एक गाँव पड़ता पाटली गाँव। पाटली गाँव आपके चमोली जिले में पड़ता है। तो वहाँ इनका जन्म हुआ था। इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की इंग्लैंड में जाके। उसके बाद 1926 के समय पे इन्होंने चुनाव लड़ा गढ़वाल सीट से, स्वराज पार्टी से इन्हें टिकट मिला था। 1924 में फिर ये गढ़वाल से चुनाव जीते। फिर उन्होंने लैंसडाउन सीट से विधायक का चुनाव लड़ा, वहाँ पे भी जीते। और बाद में इन्होंने राजनीति से अपने त्यागपत्र देकर अपना पूरा समय लगा दिया जो गढ़वाल चित्रकला थी उससे संबंधित जो भी साक्ष्य थे उनको जुटाने में, या हम कह सकते हैं गढ़वाल चित्रकला की खोज में अपना जीवन लगा दिया। और इसी क्रम में इन्होंने एक उत्तराखंड के महान चित्रकार मोलाराम जी के चित्रों की खोज की और उन चित्रों की खोज करने के बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था गढ़वाल पेंटिंग्स। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आई हुई पुस्तक है गढ़वाल पेंटिंग्स। और इस गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक का प्रकाशन होता है 1969 में और इस पुस्तक के बाद ही मोलाराम को प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो क्वेश्चन बनता है मोलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने। उसके बाद 1982 10 जनवरी 1982 को बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी का निधन हो जाता है। अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो बच्चों 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। कत्यूरी काल में प्रभातार कौन थे? तो ये थे आपके एक जो भूमि की नाप करने वाला अधिकारी होता था। तो कत्यूरी काल में उसके लिए एक शब्द दे दिया गया था प्रभातार। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा जी का संबंध किस जिले से? तो ये तो फेमस है, कम से कम 100 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है जब से उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई है। तो देखिएगा ये चंपावत के गांव था एक बिसुड़ गांव। कहीं कहीं बिसुड़ है, कहीं कहीं इसको बिसुंग दे रखा है। बिसुड़ या बिसुंग गांव के रहने वाले थे आपके कालू मेहरा जी। 1831 में इनका जन्म हुआ था और 1857 में जब भारत में क्रांति हुई थी तो इन्होंने उत्तराखंड में क्रांति का प्रारंभ किया था और इन्होंने दल बनाया था, या हम कह दें एक संगठन बनाया था जो खुफिया था, गुप्त संगठन क्रांतिवीर 1857 में। और 1906 में कालू मेहरा जी का निधन हो गया था। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर कब घोषित किया? तो ये घोषित किया था आपका वर्ष 2005 में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फूलों की घाटी से बहुत सारे इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखिएगा फूलों की घाटी की मैं बात करता हूं तो इसकी जो खोज हुई थी वो 1931 में हुई थी।
फ्रैंक स्माइथ एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। ये राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 87.5 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद हम बात करें तो इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे गंधमादन कहा गया है, बेकुंठ कहा गया है, पुष्परसा कहा गया है, पुष्पावली कहा गया है, फ्रैंक स्माइथ घाटी भी इसको बोलते हैं। और दो बड़े फेमस इसके नाम में बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। एक बोलते हैं नंद कानन, नंद कानन, तो नंद कानन ही सब पुराणों में कहा गया है। और इसी के साथ साथ अलका, अलका नाम इसका मेघदूत, जो कि कालिदास जी की रचना है, तो वहाँ पे मिलता है। उसके बाद हम बात करें, देखिएगा ये दो पर्वत है, नर एवं गंधमादन पर्वत। नर व गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है। 1982 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। 3 सन यहाँ से महत्वपूर्ण है, वो आपको याद रखना है। खोज की गई थी 1931 में, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1982 में, और इसको यूनेस्को की सूची में, विश्व धरोहर की सूची में 14 जुलाई 2005 को शामिल किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट में फैक्ट आपको बताता हूँ, आप जरूर ये नोट कीजिएगा। नोट नहीं कर पाते तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई किस जगह से? तो छांगलेस की जो प्रशस्ति प्राप्त हुई है वो देहरादून के लाखा मंडल क्षेत्र से हुई है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। आज की वीडियो का अगला प्रश्न है, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो देखिएगा राजस्व पुलिस व्यवस्था 1857 में हुई थी। देखिएगा आप, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। 1857 में क्रांति हुई थी भारत में, एक महान क्रांति जिसे कहा जाता है। तो जब ये क्रांति पूरे भारत में फैल रही थी, तो उत्तराखंड में इस क्रांति का इतना बड़े लेवल पे ये नहीं फैल पाई थी। उसका कई कारण थे। पहला कारण ये था कि जब ये क्रांति फैल रही थी तो पूरे भारत में अंग्रेजों का शासन था, कुमाऊं गढ़वाल में भी अंग्रेजों का शासन था। लेकिन इनसे पहले, अंग्रेजों से पहले जो अपने उत्तराखंड में शासन किया था वो गोरखों ने किया था। गोरखों से पहले चंदों ने, कत्यूरियों ने किया था। तो इनका शासन जो था, गोरखों का, चंद कत्यूरी का, वो अत्याचारी शासन था। इन्होंने लोगों पे बहुत अत्याचार किया था। इनके बाद जब अंग्रेजों का शासन आया तो अंग्रेजों ने अत्याचार उतना नहीं किया और यहाँ विकास का कार्य बहुत किए थे, जिससे यहाँ के जो लोग थे वो एक तरीके से बहुत खुश थे अंग्रेजों से। तो वे नहीं चाहते थे कि अंग्रेज यहाँ से जाए, या इतने बड़े लेवल पे लोगों ने क्रांति नहीं की। साथ ही साथ उस समय जो कुमाऊं कमिश्नर थे हेनरी रैमजे, इतनी अच्छे ये एक तरीके से नेचर के व्यक्ति थे। तो हेनरी रैमजे से सब खुश थे। इन्होंने सबसे, ऐसा कहा जाता है हेनरी रैमजे के बारे में, थे लोगों के घरों तक में, जैसे घर में चले गए उनके घर, चूल्हे पे बैठ के भी रोटियां खा लिया करते थे। तो इनसे लोग बहुत खुश थे। तो इस करके क्या था, यहाँ इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था। तो जब ये 1857 क्रांति, तो भारत में तो बहुत बड़े लेवल पे क्रांति हुई थी। तो क्या हुआ था, फिर एक कठोर पुलिस व्यवस्था की स्थापना की गई पूरे भारत में। लेकिन हेनरी रैमजे ने अंग्रेजों से कहा कि देखिएगा जो पहाड़ क्षेत्र के लोग हैं वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, वो लड़ाई वगैरह नहीं चाहते हैं, तो आप पहाड़ पर सिविल पुलिस की जगह ना लाकर राजस्व पुलिस को लागू कीजिएगा। राजस्व पुलिस मतलब जो आपके पटवारी हुए, कानून को, तहसीलदार, यही काम करेंगे आपके पुलिस का, जो थोड़े नर्म मिजाज के होते हैं। तो इसको प्रारंभ किया गया था 1874 में, हेनरी रैमजे के समय। अगला प्रश्न है, अभी इसको फिलहाल खत्म कर दिया गया है, ये भी आप नोट करिएगा। हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो मेधावी छात्रों को उत्तम शिक्षा प्रदान करना है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में लाल कुर्ती बाजार कहाँ पे स्थित है? तो लाल कुर्ती बाजार अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रानीखेत से कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, देखिएगा। पहला प्रश्न है, रानीखेत जो है वो झूला पर्वत श्रृंखला में स्थित है। आधुनिक रानीखेत की स्थापना 1869 में हेनरी रैमजे के द्वारा की गई थी। उसके बाद इसका नाम जो पड़ा है वो जिया रानी। कहा जाता है कि कत्यूरियों की एक रानी थी जिया रानी, तो वो जब भ्रमण पर निकली थी, तो जिस जगह आज रानीखेत है, तो पहले यहाँ छोटे छोटे खेत हुआ करते थे। तो इन खेतों में इन खेतों में ही जो कत्यूरी रानी थी जिया रानी, उन्होंने अपने तंबू वगैरह लगाए थे। तभी से इस क्षेत्र का नाम रानीखेत पड़ा। मतलब रानी ने जब खेत में निवास किया तो इसका नाम क्या पड़ा, रानीखेत पड़ गया। लॉर्ड मेयो जो थे भारत के गवर्नर, उनका ये रानीखेत पर्यटन स्थान था। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण मंदिर है, मन कामेश्वर मंदिर, कालिका मंदिर, हेड़ा खान मंदिर, झूला देवी मंदिर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
उत्तराखंड के उच्च हिमालय चारागाहों को क्या कहा जाता है? तो ये बुग्याल कहा जाता है, और भी कई नाम है, बुग्याल है, पयार है, इन नामों से जाना गया है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा गले की प्रॉब्लम भी चल रही है सर्दी वगैरह की वजह से। उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट जो है वो आपके सेलाकोई में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेलाकोई देहरादून में। अगला है, केदारनाथ में गोपेश्वर का नाम वर्णित। थोड़ी केदारखंड में आपको पता है केदारखंड मानसखंड में हमारे उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है, मानसखंड में कुमाऊं का, केदारखंड में गढ़वाल का। तो इस केदारखंड में गोपेश्वर जो कि चमोली में, इसको किस नाम से जाना गया है? तो इसे जाना गया है आपका गोस्थल के नाम से। ऑप्शन ए सही है। उत्तराखंड में ए पर संबंधित है, तो ए पर देखिएगा भित्ति चित्रण और धरातल चित्रण दोनों से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। उत्तराखंड में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो बच्चों ये कहलाता था आपके दस्तूर कर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की? तो ये धारण की थी आपके बलभद्र शाह जी ने। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? तो उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1815 में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है यशोधर मटपाल जी ने। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है हमारा लाल कुआं आपका हल्द्वानी वाले क्षेत्र में पड़ता है। राज्य की सबसे बड़ी, राज्य ने पूरे एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल, सेंचुरी पेपर मिल आपकी लाल कुआं में ही देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है, ये आपको मिलान करने हैं, देखिएगा ये आपको नदी मिलानी है। तो आपकी जो छिबरो है वो आप छिबरो परियोजना जो है वो परियोजना वो टोंस नदी पर आती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपकी जो ढालीपुर है ये आपकी यमुना नदी पे आती है। उसके बाद आपकी खटीमा जो परियोजना है शारदा नदी पे आती है, और चीला जो है आपकी गंगा नदी पे आती है। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो ऑप्शन हमारा खटीमा, शारदा, चीला गंगा, और छिबरो टोंस, और ढालीपुर यमुना। तो ऑप्शन सी हमारा बच्चों एकदम सही हो जाता है। ये इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भ्रंश रेखा लघु हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है? इस तरीके क्वेश्चन बहुत है, उत्तराखंड में आते हैं। उत्तराखंड के आप पुराने पेपर देखिएगा तो ये आते हैं आपके मुख्य सीमांत भ्रंश क्षेत्र में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है, इसको आप स्किप कीजिएगा फिलहाल, ये 2016 का क्वेश्चन है। काशीपुर में बाल सुंदरी देवी का मेला लगता है, और बाल सुंदरी देवी के मेले को हम किस नाम से जानते हैं? बाल सुंदरी देवी मंदिर पे लगता है, इसको चैती मेले के नाम से जानते हैं। चैती मेले के साथ साथ बाल सुंदरी देवी का मेला भी इसको बोल देते हैं। और बाल सुंदरी देवी का मंदिर उधम सिंह नगर के काशीपुर में है, ये लगता है आपका चैती मेला, और ये चैत्र माह में लगता है। ये भी आपको याद करके चलना है। और इसमें बोक्सा जनजाति बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, ये भी आपको याद करके रखना है। किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? तो ये उल्लेख मिलता है बच्चों तुजुक ई जहांगीरी पुस्तक में। ऑप्शन बी हमारा सही है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कांपड़ी किस खेल से संबंधित है? तो हरिदत्त कांपड़ी बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना यह कब प्रारंभ हुई थी? 1961 में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या है, तो उत्तराखंड की कुल जनसंख्या है 186,292। इस तरीके से आप याद रखिएगा, याद आपको रहेगी 186,292। कुछ मैं आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट लेके आया हूँ, देखिएगा उसको आप नोट कीजिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो आपकी हरिद्वार की देखने को मिलेगी। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या आपको रुद्रप्रयाग की देखने को मिलेगी। सबसे अधिक आएगी हरिद्वार की, सबसे कम कहाँ की आएगी? रुद्रप्रयाग की। भारत के संदर्भ में जो हमारा उत्तराखंड की जनसंख्या प्रतिशत है वो कितना है? 0.83%। मतलब भारत की जितनी जनसंख्या है उसका कुल जनसंख्या का 0.83% है। 2011 की जनगणना के अनुसार हम सारा डाटा ये बता रहे हैं। लिंगानुपात उत्तराखंड का है 890 ये लिंगानुपात है हमारे उत्तराखंड का। उसके बाद 10 के वृद्धि दर है आपकी 18.82%। 18.81% और सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर उधम सिंह नगर की रही थी।
उसके बाद हमारा जो जनघनत्व है वो है 189। उसके बाद लिंगानुपात है 963। साक्षरता दर है 78.82 साक्षरता दर। उसके बाद ग्रामीण जनसंख्या, आप ये नोट कीजिएगा, पेपर में आया था स्टेनो के, जो इससे पहले हुआ था 2021 में। ग्रामीण जनसंख्या है वो 69.77 है और शहरी है 30.23%। ये यहाँ पे थोड़ा सही से नहीं पता चल पाता, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप कृपया करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके आर के धरसी। ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, आर के धरसी थे उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। देखिएगा अभी जो उत्तराखंड में वित्त आयोग चल रहा है वो चल रहा है 6वां वित्त आयोग अभी वर्तमान में, और 6वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं एन रविशंकर। एन रविशंकर वर्तमान में हैं। उसके बाद राज्य वित्त आयोग का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है 243 फर्स्ट, आर्टिकल 243 फर्स्ट में मिलता है। 5 वर्ष के हेतु गठन किया जाता है, जिसको गठित करता है राज्यपाल। अगर हम बात करें केंद्र में, तो देखिएगा केंद्र में जो हमारा राष्ट्रीय वित्त आयोग चल रहा है वो चल रहा है 16वां चल रहा है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं अरविंद पनगड़िया जी। अरविंद पनगड़िया जी। राष्ट्रीय वित्त आयोग के उल्लेख मिलता है, राष्ट्रीय वित्त आयोग के गठन का 280 में राष्ट्रपति महोदय करते हैं 5 वर्ष के लिए। पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो पंचाचूली की ऊंचाई है 6904। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून स्थित है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य है। आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।